हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन रिंकू नेहरा एजुकेशन पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने क्लास 11th का ईवीएस सब्जेक्ट का लेसन फर्स्ट वाटर द इसेंस ऑफ लाइफ वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर के बहुत सारी कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि आप ईवीएस लेसन का ये फर्स्ट चैप्टर है वो करवाइए। ओके, तो आप सबकी डिमांड पर मैं आपके सामने ये फर्स्ट चैप्टर का ये वीडियो लेकर हाजिर हूँ। ओके स्टूडेंट्स, और मैं आपको बता दूँ इस चैप्टर के पहले भी वीडियोस बन चुके हैं, वो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं ताकि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम कि पब्लिक को जो पानी वाटर सप्लाई किया जाता है, पानी सप्लाई किया जाता है, उसका क्या सिस्टम है। ओके, तो इन टाउन्स एंड सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में और कस्बों में वाटर इज सप्लाइड टू हाउसेज थ्रू टैप्स, पानी को ना घरों तक टैप्स के थ्रू भेजा जाता है, सप्लाई किया जाता है। टैप वाटर इज सप्लाइड बाय द पब्लिक वाटर सप्लाई, तो टैप वाटर सप्लाई को ही पब्लिक वाटर सप्लाई वो कहा जाता है। वाटर इज द फर्स्ट प्योरीफाइड बाय डिफरेंट प्रोसेसेस बिफोर बीइंग सप्लाइड टू आवर हाउसेज थ्रू पाइप्स, तो पानी को घरों तक पाइप्स के थ्रू पहुंचाने से पहले उसे डिफरेंट प्रोसेस से प्योरीफाई किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वाटर प्योरीफाई करने के कौन कौन से तरीके यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे मैं घरों में पानी प्योरीफाई करने की बात कर रही हूँ, जैसे नॉर्मली कौन कौन से मेथड से हम वाटर प्योरीफाई कर सकते हैं, अब कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ओके, तो समटाइम्स दिस वाटर में स्टिल कंटेन मैनी इम्प्योरिटीज़, अब पानी को प्योरीफाई करना क्यों ज़रूरी है वाटर को, बिकॉज दिस वाटर कंटेन मैनी इम्प्योरिटीज़, सो इट इज़ बेटर टू फिल्टर टैप वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, इसलिए पीने से पहले टैप वाटर को फिल्टर करना बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अवर टॉपिक इज़ वाटर फॉर कल्टिवेशन। कल्टीवेशन यानी कि पेड़ पौधों को देना, पानी देना। वाटर इज़ नीडेड फॉर कल्टीवेशन, पानी को सिंचाई के लिए भी, पेड़ पौधों को भी देने के लिए यूज़ किया जाता है। कल्टीवेशन मीन्स खेती बाड़ी के काम में यूज़ किया जाता है। दैट इज़ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, तो यह फसलों के बढ़ने के लिए ज़रूरी है। डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर, की अलग अलग फसलें हैं वो उनको अलग अलग मात्रा में पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। राइस एंड शुगर कैन नीड मोर वाटर, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं राइस का और गन्ने का, उनको ग्रो करने के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। वाइल वीट नीड्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, जबकि वीट होता है गेहूँ, जब गेहूँ की जो फसल होती है उसको मॉडरेट मध्य जो लेवल होता है पानी का, मध्य मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, यानी कि उसको ठीक ठाक पानी चाहिए, ना तो ज़्यादा मात्रा में और ना ही ज़्यादा कम मात्रा में। टी प्लांट एंड बुशेज, टी प्लांट्स चाय की पत्तियाँ, चाय के पौधे और बुशेज झाड़ियाँ नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर टू कीप देयर देम मोस्ट, कि जो झाड़ियों वाले पौधे होते हैं और जो टी चाय के जो पौधे होते हैं उनको एक अपने आप को मॉइस्ट रखने के लिए कांस्टेंट मीन एक स्थायी मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। मीन्स अगर हमने उनको एक बार पानी दे दिया तो बार बार ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत है वो नहीं होती। हैंस टी इज़ प्लांट इन स्लोप्स, यानी कि जो टी प्लांट है वो स्लोप्स यानी कि ढलानों वाली जगह पे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। सो दैट द वाटर फ्लो आउट कंटिन्यूसली एंड डज नॉट स्टैंड अराउंड द रूट्स, तो इसलिए जो पानी है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहता है, बहता रहता है पौधों के पास से, एंड ये उनके रूट्स के चारों ओर एक तरह से इकट्ठा नहीं होता। टू ग्रो वेल, अच्छे से पौधों को बढ़ने के लिए प्लांट्स नीड ए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर, तो पूरा ईयर पौधों के लिए रेगुलर सप्लाई यानी कि कॉन्स्टेंट मीन होता है रेगुलर, स्थायी रूप से पौधों को पानी देने की ज़रूरत होती है। दस वाटर हैज़ टू बी मेड अवेलेबल थ्रू इरीगेशन, तो इसलिए इरीगेशन मीन सिंचाई, तो इसलिए पौधों को सिंचाई देने के लिए भी पानी है वो आवश्यक होता है। तो वाटरिंग द फील्ड्स बाय आर्टिफिशियल मीन्स, इनके आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से फील्ड्स फसलों को वाटरिंग पानी देना इज कॉल्ड इरिगेशन, सिंचाई। यानी कि यहाँ पे हमें इरिगेशन की डेफिनेशन मिल गई। आपका यहाँ पे क्वेश्चन मिल सकता है कि व्हाट इज़ इरिगेशन, तो हम यहाँ से उसका आंसर लिखेंगे वाटरिंग ऑफ फील्ड्स बाय आर्टिफिशियल मीन्स इज कॉल्ड इरिगेशन, की खेतों को या फिर हम कह सकते हैं फसलों को आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना
वो इरिगेशन कहलाता है। वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनल्स एंड टैंक्स आर सम मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। वेल्स में ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, नहरें और टैंक्स हैं, वो हमारे इंडिया में इरिगेशन के मेन सोर्सेज हैं, मुख्य स्रोत है वो माने जाते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अवर टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, की पानी की क्या क्या प्रॉपर्टी है, पानी की क्या क्या गुण हैं, या फिर हम कह सकते हैं पानी की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, यानी कि पानी है वो 3 रूपों में पाया जाता है, सॉलिड में, आइस के फॉर्म में, लिक्विड में पानी की फॉर्म में, यानी कि जो हम रेन वाटर को यूज़ करते हैं, एंड गैस स्टीम भाप की फॉर्म में। तो इन इट्स प्योर फॉर्म इट इज़ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड, कि इसकी शुद्ध फॉर्म में ना इसको हम कलरलेस रंगहीन, टेस्टलेस स्वादहीन और ऑर्डरलेस गंधहीन लिक्विड है। ठीक है, जो कि पानी है वो एक तीनों में से कोई प्रॉपर्टी उसमें नहीं पाई जाती, मतलब वो ना तो पानी का कोई कलर है, ना ही शुद्ध पानी का कोई स्वाद है, और ना ही शुद्ध पानी का कोई गंध है। अब अगर हम अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि कई बार हमें देखते हैं कि पानी में बहुत ही स्मेल आ रही है, या पानी हमें टेस्ट वाला फील हो रहा है, मीन्स तो उसमें अभी कुछ ना कुछ मिक्सअप किया हुआ है। अगर स्मेल आ रही है तो हो सकता है उसमें कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ एक ऐसे माइक्रोब्स हैं जो उसको जो ऑर्डर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स उसकी वजह से उसमें गंध आ रही है। ओके, तो यही रीज़न टेस्ट का है कि उसमें ऐसी कुछ जो वाटर हमने ऊपर पढ़ा है, वाटर प्योरीफाइंग के टाइम, यानी कि जब सप्लाई किया जाता है वाटर, तो उस टाइम उसमें कुछ ऐसा ऐड कर दिया जाता हो जो पीने में हमें अच्छा लगे, और उसकी वजह से जो पानी का जो टेस्टलेस प्रॉपर्टी है वो एक बार के लिए ख़त्म हो जाती है। ओके, तो हैव यू वंडर्ड वाई डू सर्टेन थिंग्स फ्लोट इन वाटर। अब आप ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि कुछ चीज़ें पानी के ऊपर तैरती क्यों हैं, वाइल सम डू सिंक, और कुछ हैं वो डूब जाती हैं। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज़, की अलग अलग जो वस्तुएं हैं उनकी अलग अलग डेंसिटी होती है, अलग अलग उनका घनत्व होता है। डेंसिटी इज़ द हैवीनेस और लाइटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी एक भारीपन या किसी वस्तु का हल्कापन होता है, उसको डेंसिटी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट्स दैट आर लाइट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स, जो वस्तुएं हल्की हैं, एंड हैव लेस डेंसिटी देन वाटर, पानी से डेंसिटी उनकी कम होती है, सच एज ए फीदर और ए लीफ, जैसे कि कुछ फीदर्स और कोई पत्तियां, विल ऑलवेज फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, वो हमेशा पानी की सतह पर फ्लोट करती रहती हैं। फ्लोट मीन्स तैरना, तैरती रहती हैं। लाइकवाइज, ऐसे ही इफ़ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ मोर देन दैट ऑफ वाटर, और अगर यदि पानी से ज़्यादा है किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, सच एज ए स्टोन और ए पीस ऑफ आयरन, जैसे कि कोई लोहे का टुकड़ा या फिर कोई पत्थर, द ऑब्जेक्ट विल सिंक, और इस तरह का जो ऑब्जेक्ट है, इस तरह की जो वस्तु है वो डूब जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर साइकिल, यानी कि वाटर साइकिल मीन्स जल चक्कर। अब जल चक्कर क्या चीज़ है? जल चक्कर आप सबने स्टूडेंट से देखा होगा कि पानी हम देखते हैं नॉर्मली हर तीनों फॉर्म्स में हम पानी को देखते हैं, आइस की फॉर्म में भी, स्टीम की फॉर्म में भी, और लिक्विड वाटर की फॉर्म में भी। और हम ये पूरा हमारा अर्थ के ऊपर ना राउंड अप कैसे होता रहता है, मीन्स ये घूमता कैसे रहता है, ये इसका चक्कर क्या है, मीन्स ये जल चक्कर है वो कैसे बनता है। तो वर्बली मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर हम इस लाइन टू लाइन इसको रीड करने वाले हैं। तो जैसे हम नॉर्मली पानी को देखते हैं, जैसे पॉन्ड्स में है पानी, रिवर्स में है, ओशियंस में है, तो सनलाइट की हीट की वजह से या फिर किसी भी हीट की वजह से जो वो पानी है वो लिक्विड फॉर्म है पानी की, वो हीट की स्टीम की फॉर्म में हमारे क्लाउड्स में चला जाता है। ओके, और वहाँ से फिर वहाँ पे कूलनेस की वजह से, यानी कि इन्वायरमेंटल कूलिंग की वजह से वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, और वो उस फॉर्म को कहते हैं कंडेंसेशन, यानी कि और फिर वो पानी ठंडा होकर बरसात की फॉर्म में वापस अर्थ पर आ जाता है। तो एक वाटर साइकिल में हमें तीनों फॉर्म्स ऑफ वाटर है वो देखने को मिलती हैं, यानी कि लिक्विड की फॉर्म में ओशियंस में मिल गया, अब स्टीम की फॉर्म में हीट से वो गर्म हुआ, एयर में मिला, और फिर क्लाउड्स के पास पहुँच गया, तो वापस दो फॉर्म देख लिया। और तीसरी फॉर्म है यानी कि कंडेंसेशन की फॉर्म में, कि वो स्टीम जो होती है वो वापस से
लिक्विड स्नो की फॉर्म में वापस से बरसात की फॉर्म में हमारी अर्थ पर पहुंच जाते हैं, और फिर वही पानी बहता हुआ वापस से नदियों में, नालों में, तालाबों में मिल जाता है, और फिर बड़ी छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में मिलकर बड़ी नदियाँ जाकर वापस से ओशियंस में मिल जाती हैं। तो इस तरह से ये एक पूरा का पूरा साइकिल हो गया, और इसी को ही वाटर साइकिल कहा जाता है। ओके, चलिए अब हम वर्ड्स टू वर्ड्स, लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ही समझ में आ सके। वाटर एग्जिस्ट इन नेचर इन 3 स्टेट्स। जो पानी है वो प्रकृति में 3 स्टेट में यानी कि 3 अवस्थाओं में मिलता है। सॉलिड आइस की फॉर्म में, लिक्विड वाटर की फॉर्म में, एंड गैस वेपर या स्टीम की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में या वाष्प की फॉर्म में। द हीट ऑफ द सन कॉजेज चेंज इन दीज स्टेजेस। और अब इन स्टेजेस में जो चेंज है उसकी वजह है हीट ऑफ सन, यानी कि इन अवस्थाओं में जो बदलाव उसकी वजह है सन, सूर्य की गर्मी। The sun slowly hits the water in lakes, oceans and seas to change it into water vapor। कि जो सन की गर्मी है वो धीरे धीरे पानी को, कौन से पानी को, लेक्स, ताल, झीलों के पानी को, ओशियंस, महासागरों के पानी को, एंड सीज, और समुद्रों के पानी को धीरे धीरे वेपर में बदल देती है। द प्रोसेस ऑफ विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो यानी कि वो प्रोसेस जिसमें पानी है वो वेपर्स की फॉर्म में, वाष्प की फॉर्म में बदल जाता है, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन मीन्स, मैं यहाँ पे आपको मीनिंग लिख देती हूँ, वाष्पीकरण। वेपर मीन होता है वाष्प। ओके, तो ये वाष्पीकरण प्रोसेस होता है जिसमें वाटर है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो एज द वाटर वेपर राइजेज, जैसे ही वाटर वेपर यानी कि पानी के जो जल वाष्प हैं, पानी के वाष्प हैं, वो राइज करते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं। इट कूल्स डाउन, या ठंडे हो जाते हैं, टू फॉर्म टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स। और ड्रॉपलेट्स होता है बूंदें, और ठंड की वजह से ये पानी की छोटे छोटे बूंदें हैं वो बना लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन को हम वर्ड में डिफाइन करें तो इसको कहते हैं संघनन। ओके, तो यानी कि द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू ड्रॉपलेट्स इज नोन एज कंडेंसेशन। ओके, तो दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। यही वाटर ड्रॉपलेट्स, ये पानी की बूंदें एक साथ इकट्ठा होकर पानी के बादल बनाती हैं। व्हेन द क्लाउड्स बिकम हैवी, जब ये बादल भारी हो जाते हैं, दे बिगिन टू रेन, वो वर्षा करना शुरू कर देते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, और इसी को ही प्रेसिपिटेशन प्रोसेस है वो कहा जाता है। दिस साइकिल कंटिन्यू इन नेचर, यही साइकिल पानी में, प्रकृति में लगातार होती रहती है। दिस साइकिल मीन्स कौन सी, पहले पानी से वाष्प बनना, फिर वाष्प का कंडेंसेशन होना, फिर कंडेंसेशन से बारिश होना। ओके, बूंदें बनना, फिर बारिश होना, और वापस से बारिश के पानी से वापस से इवेपोरेशन प्रोसेस का हो जाना इन नेचर। एंड दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल, और इसी को ही वाटर साइकिल जल चक्र कहा जाता है। तो आपकी बुक में एक क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन। तो आई होप आपको पूरा का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए कि इवेपोरेशन है वो क्या होता है। मुझे आपके क्वेश्चंस का वेट रहेगा, आंसर का वेट रहेगा। और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक करना और शेयर करना, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी अच्छे से इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकें, सुन सकें, और उनको अपना ये चैप्टर ईजीली क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें, और आपका कोई भी वीडियो वो स्किप ना हो। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।